Hey YouTube, this is your host Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel. In this video, we are going to learn about how to furnish a proper SOP in a right manner. So let's begin this video. SOP बनाना आपके लिए भी हेडेक साबित हो सकता है या फिर जो कि SOP पढ़ रहा है उसके लिए भी हेडेक प्रूव हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो में इस हेडेक को दूर करने की डिस्प्रिन लेके आया हूँ। सो एंड तक बने रहिए और ये हेडेक को मिटाते हैं। SOP इज द ओनली थिंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू वीजा ऑफिसर। सो SOP आपके और वीजा ऑफिसर के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आप ध्यान में रखिए कि रिजल्ट ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर SOP। सो SOP अच्छे से बनाना है और मैं आपको राइट मैनर में बताऊंगा इस वीडियो में कि SOP कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वीज़ा एप्लीकेशन में रहती है। लाइक आपने स्टडी कुछ और किया है, आपका एक्सपीरियंस कुछ और है और आप जो कनाडा में जाकर स्टडी करने वाले हो वो कुछ और है। तो उसका जस्टिफिकेशन एक ही चीज़ से आप दे सकते हो और वो है SOP। सो हमको SOP को लाइटली नहीं लेना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पॉइंट टू पॉइंट सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्निशिंग SOP कंसीडरिंग दोज पॉइंट्स जिससे आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रीजंस फॉर रिजेक्शंस। IRCC के रिजेक्शंस के कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं। उसको कंसीडर करके अगर हम SOP बनाते हैं तो हमारे रिजेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जो भी जस्टिफिकेशन हमको देना है, जो भी उनके रीजंस है रिजेक्शन के, वो सब हम SOP में कवर कर लेंगे। ये सब नॉर्मल सी बात है, हम सबको पता रहती है। लेकिन क्या है, सामने खड्डा दिख रहा है तो हमको क्या वो खड्डे के ऊपर ब्रिज बना के निकलना है या फिर कूद के जाना है, वो खड्डे में गिरना नहीं है। सो ये सब रीजंस मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं। तो ये रीजंस के बारे में एक बार हम देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको वो सारे रीजंस को कवर करके कैसे SOP बनाते हैं वो फॉर्मेट भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो पहले हम रीजंस फॉर रिजेक्शन में देखें तो फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी। विद फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी इट मीन्स अभी GIC तो सबको पे करना ही है। GIC प्लस 1 साल की फ़ीस आप दे रहे हो। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो सेकेंड ईयर की फ़ीस का प्रोजेक्शन वो हम SOP में मेंशन करेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ जब हम SOP का फॉर्मेट देखेंगे। चॉइस ऑफ प्रोग्राम। अगर आपका प्रोग्राम लास्ट स्टडीज़ या पास्ट एक्सपीरियंस से मैच नहीं कर रहा तो उसका भी हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हमने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। तो वो भी हम SOP में मेंशन कर देंगे। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, LOA जो कि आपको डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट से मिलेगा, वो LOA IRCC के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें सारी डिटेल मेंशन करी होनी चाहिए। अगर वो मेंशन नहीं होगी तो आपकी वीज़ा फाइल स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट हो सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपका IELTS या TOEFL, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आपको डेजिग्नेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से आप एलिजिबल हो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स और दिस पर्टिकुलर DLI, वो भी हम मेंशन करेंगे SOP के अंदर। नो परमानेंट स्टे, आपका जो भी वीज़ा है वो एक्सपायर डेट के साथ आता है, तो वो एक्सपायर डेट के बाद आप अपनी होम कंट्री रिटर्न जाओगे, ये सब हमको मेंशन करना पड़ेगा SOP के अंदर। इनकम्प्लीट ट्रैवल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अगर आपने कहीं पे ट्रैवल किया हो किसी और कंट्री में तो वहाँ का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, या फिर आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो मेक श्योर करो कि वो क्लियर हो, इजीली एक्सेसिबल हो। इंटेंट ऑफ रिटर्न टू होम कंट्री, वो जो हमने नो परमानेंट स्टे में बात की थी वही है। आपका जो भी स्टे है उसके बाद आप अपने होम कंट्री रिटर्न आ जाओगे। लैक ऑफ जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन होम कंट्री, ये भी हमको प्रोजेक्शंस दिखाने पड़ेंगे कि हमारा जब भी कोर्स कंप्लीशन के बाद जब होम कंट्री रिटर्न होंगे तो या फिर हम बिजनेस कर सकते हैं या जॉब करेंगे।
तो जो भी हमारा प्रॉस्पेक्ट्स है, जो प्रोजेक्शन हम दिखाएंगे होम कंट्री रिटर्न होने के बाद, वो ग्रोथ हमको दिखाना पड़ेगा कि 30% या 50% मार्केट ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से इतनी जॉब वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, या फिर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मेरा ये स्कोप रहेगा। वो हमको एसओपी के अंदर फ्यूचर गोल्स करके मेंशन करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सब रीजंस है फॉर रिजेक्शन, इसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा। और सारा कंसिडरेशन के बाद हम एक एसओपी फर्निश करेंगे। सो पहले ये सब आप रिजेक्शन के पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए और मेक श्योर कीजिए जब भी आप एसओपी बनाओ तो ये सारे पॉइंट्स को टिक करके आगे बढ़े, कि इसमें से कोई भी पॉइंट रह ना जाए जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन आने के चांसेस हो थोड़ा बहुत भी रह जाए। सो हम यही ट्राई करेंगे कि हमारा जो रिजेक्शन रेट है वो 0 हो जाए और हम सबको 100% वीज़ा मिल जाए। तो अब हम एसओपी का फॉर्मेट देख लेते हैं। सो एसओपी में सबसे पहले नेम, कोर्स, इंस्टीट्यूट एंड प्रपोज्ड इनटेक, वो सारी डिटेल्स हमको एलो के अकॉर्डिंग फिल करनी है। उसके बाद ये फॉर्मेट आप देख लीजिए। टू द वीज़ा ऑफिसर कनाडा हाई कमीशन, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर करके यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कोई भी आपका जो डीएलआई है उसके अकॉर्डिंग, कि मैंने ये कॉलेज में, ये इंस्टीट्यूट में, ये कोर्स में एडमिशन लिया है, वो एक्सप्रेस करने के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बना रहा हूँ। ऐसा करके आप इंट्रोडक्शन छोटा सा लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड आ जाएगा आपका, उसमें आप अपनी सिटी के बारे में, फैमिली के बारे में, और जो भी बिजनेस या जॉब करते हैं आपके फैमिली मेम्बर वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसका भी प्रोजेक्शन नीचे दिखा सकते हो कि वी हैव स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस इन इंडिया, सो दैट उनको एक आइडिया हो जाए कि ये बंदा इंडिया अपनी होम कंट्री वापस जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न। सो यहाँ पे एक बार ये हमको पूरे एसओपी में उनको दिखाना पड़ेगा कि हम इंडिया वापस क्यों जाना चाहते हैं और हमारा फ्यूचर गोल्स इंडिया में क्या है, वो पूरा हमको इस एसओपी में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आईआरसीसी एक कॉमन रिजेक्शन रीज़न लेके आई है कि आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं। सो ये अवॉइड करने के लिए हमको ये स्टेप लेना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस। आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है ब्रीफली स्टार्ट कीजिए 10th 12th से, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो भी किया हो। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, वो भी आपको पूरा मेंशन करना रहेगा। मेक श्योर कीजिए बीच में कोई भी गैप ना रह जाए, अगर कोई गैप है तो उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि यहाँ से ये डेट तक मैंने कोई भी कोर्स ऑप्ट किया था, और आप कोर्स सर्टिफिकेट आपके नज़दीकी कोई भी इंस्टीट्यूट हो वहाँ से लिखवा के आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करना कि बीच में कोई गैप ना रह जाए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका स्टडी जो भी फील्ड में हो वो सेम फील्ड का आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आपने स्टडी कर रखी हो और उसके बाद आपने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया आईटी फील्ड का या फिर कोई और फील्ड का। सो यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको दिखाना है, जो भी आपने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका वो मैच नहीं हो रहा तो आपको पूरा जस्टिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपने स्टडी किया था ये फील्ड में, उसके बाद आप उस फील्ड में जो कि आपकी स्टडी के रिलेटेड नहीं है उसमें आप क्यों जॉब कर रहे हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस मैच क्यों नहीं हो रहा। जस्टिफिकेशन आपको यहाँ ही दे देना है क्योंकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। और मेक श्योर कीजिए आप कि अगर पॉसिबल हो तो जो भी आपकी स्टडी है एक्सपीरियंस में रिलेवेंस ही रखिए, कुछ उसमें चेंजेस ना करें तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर कुछ चेंजेस रहता है, आपका मिसमैच रहता है, तो जस्टिफिकेशन आपको ऐसा देना पड़ेगा कि वीज़ा ऑफिसर को ऐसा लगे कि दिस पर्सन इज़ जेन्युइन। उसके बाद एक पॉइंट आप
बना लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस कोर्स। आपका जो भी कोर्स हो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग, लाइक मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग हो तो डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें क्या करना है आपको, मेजर बेनिफिट्स ऑफ योर कोर्स। आपके जो कोर्सेज आपने जो सिलेक्ट किए हैं उसके बेनिफिट्स यहाँ पे लिस्ट आउट कर लीजिए, जो कि मेजर बेनिफिट्स हो 4-5 आप लिस्ट आउट कर लीजिए। और यहाँ पे आप मेंशन कीजिए कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, आपके एक्सपीरियंस और स्टडी के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आपने पहले आईटी में स्टडी किया हो, आईटी फील्ड में, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस भी आईटी फील्ड में एज अ डेवलपर का रहा होगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट लेवल पे गए और मैनेजमेंट लेवल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज ऑब्टेन करना है। वो गेन करने के लिए आपने ये कोर्स यहाँ से सिलेक्ट किया। ये सब हमको लाइन अप करना पड़ेगा एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस के साथ कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। और यहाँ पे हम मेजर बेनिफिट्स उसके बाद मेंशन कर देंगे कि ये मेजर बेनिफिट्स हैं, इसके लिए मैंने ये कोर्सेज किया है। ये कोर्सेज सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये बेनिफिट्स फ्यूचर में होगा, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर दिस प्रोग्राम इन योर DLI। अभी आपकी जो भी DLI है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उसकी वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करवाया होगा। वो सारा जो भी एलिजिबिलिटी वहाँ पे है वो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए कि उनकी रिक्वायरमेंट ये थी और मेरा जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा फॉल हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर DLI, फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो ये इंस्टीट्यूट, ये DLI ने मुझे LOA प्रोवाइड किया है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और एक टेबल बना लीजिए यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो भी आपने इंग्लिश का IELTS या TOEFL जो भी टेस्ट आपने दिया है उसका एक टेबल बना लीजिए और आपका जो भी ग्रेड है वो आप टेबल में मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद स्टडी बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, आपका जो भी स्टडी बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर DLI और दिस कोर्स, मैंने जैसे बताया वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि स्टडी बैकग्राउंड आपको क्या चाहिए फॉर दिस कोर्स, और एक्सपीरियंस 2 साल या 3 साल जो भी वहाँ पे मेंशन किया है वो आप अपना क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये सब यहाँ पे मेंशन करके ये पॉइंट आप पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद वाई योर DLI, मतलब आपकी जो भी कॉलेज हो, लाइक सेनेका कॉलेज पकड़ लीजिए यहाँ पे, तो वाई सेनेका, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना, यहाँ पे ये मेंशन करना रहेगा कि सेनेका कॉलेज के बेनिफिट्स क्या है, वो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, और आपने सेनेका कॉलेज ही क्यों सिलेक्ट किया ओवर मैनी कॉलेजेस इन कनाडा। सो आप यहाँ पे वो ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा वाई स्टडी इन कनाडा। अभी पूरी वर्ल्ड की सारी कंट्री को छोड़ के आपने कनाडा ही क्यों सिलेक्ट किया, वाई स्टडी इन कनाडा, कनाडा के जो भी बेनिफिट्स है वो सब कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है अवेलेबल फाइनेंशियल सोर्सेज। ये रिसोर्सेज हमने ऑलरेडी एक तो पे कर रखा है GIC प्लस फीस, तो वो हम वहाँ पे CAD में सब मेंशन करेंगे। जैसे कि $10,200 हमने GIC पे किया है और 15,000 16,000 जो भी आपकी फ़ीस है 1 साल की, वो हमने टोटल फ़ीस पे कर रखी है। तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये GIC प्लस फीस हमने पे कर रखी है ऑलरेडी, और जो भी रिमेनिंग फ़ीस है जो कि 2nd ईयर 3rd ईयर जितने साल का आपका कोर्स हो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बैक कंट्री से दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना फाइनेंशियल फंड है टू सपोर्ट माय रिमेनिंग फीस। ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब लास्ट में आएगा फ्यूचर गोल्स। ये हमको बहुत ही अप्रोप्रिएटली लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन रीज़न IRCC दे रहा है बैक होम कंट्री जाओगे कि नहीं, ये हम यहाँ पे प्लानिंग के साथ पूरा प्रोजेक्शन दिखा के मेंशन करेंगे कि हम बैक कंट्री क्यों जाएंगे, हमारा वहाँ पे क्या स्कोप रहेगा, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखानी है।
पहले तो प्लानिंग टू रिटर्न होम कंट्री। तो हम होम कंट्री क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ पे हम पेरेंट्स का ये या जॉइंट फैमिली ये सब रीज़न भी दे सकते हैं। उसके बाद जो भी स्टडी की है हमने कनाडा में, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा कि हमारा बैक होम कंट्री में ये प्रोजेक्शन है, मैंने ये पढ़ा है। लाइक मैंने वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, तो डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी जब मैं होम कंट्री जाऊँगा तो उसका प्रोजेक्शन ये है। लाइक 50% ग्रोथ कर रहा है मार्केट, उसके हिसाब से स्कोप वहाँ पे अच्छा है। तो मुझे सैलरी से लेके फैसिलिटीज़ अच्छी कंपनी में अच्छी सी पोजीशन पे जॉब मिल सकती है। या फिर अगर आप बिजनेस का प्रोजेक्शन दिखा सकते हो तो ये भी दिखा सकते हो कि अभी जो न्यूली लॉन्च स्कीम्स चल रही है इंडिया में, उसके हिसाब से स्टार्टअप्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो आप अपना स्टार्टअप प्रोजेक्शन भी दिखा सकते हो कि ये मेरा प्लानिंग है और ये प्रोजेक्शन मैं दिखा रहा हूँ कि इतना मेरा ग्रोथ हो सकता है, इसके लिए मैं बैक होम कंट्री जाऊँगा। ये आपको फ्यूचर गोल्स पूरा ब्रीफली मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आपके साथ आप अपना ईमेल आईडी कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं सैम्पल फॉर्मेट आपको दे दूंगा जो भी फर्निश किए हैं। और अगर आपका वीज़ा आ चुका है तो आप प्लीज़ अपना एसओपी भी यहाँ पे शेयर कीजिए मेरे साथ, क्योंकि हम लोग दूसरों को हेल्प कर सकें। तो हमारा जितने भी रिजेक्शन के रीजंस हमने जो पॉइंट आउट किए थे, सो सारे रिजेक्शन के पॉइंट्स इसमें कंसिडर हो जाएंगे। सो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि रिजेक्शन चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और 100% सबको वीज़ा मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका वीज़ा आ चुका है तो प्लीज़ गाइस मेरे साथ आपका एसओपी भी शेयर कीजिए, और जिस चीज़ को एसओपी चाहिए वो कमेंट करके अपना मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड दिस इज़ योर होस्ट प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, और मेरी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बाय बाय।